दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डी कुमार। आज की वीडियो के द्वारा मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब आपको चेक बाउंस के केस में समन मिले तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, चेक बाउंस के केस में जब समन की कॉपी आपके पते पर पहुंचती है तो उसमें दोनों पार्टीज का नाम लिखा होता है, किस सेक्शन के अंतर्गत इशू किया गया है वह लिखा होता है, समन कहां से इशू किया गया है वह लिखा होता है, जज साहब कौन है उनका नाम क्या है वह लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि आपको सो एंड सो डेट को सो एंड सो टाइम पर अर्थात फला फला तारीख को फला फला समय पर कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें। तो दोस्तों, अगली डेट जो आपको उस समन के द्वारा पता चलती है उस तारीख पर या तो किसी वकील के साथ या खुद भी उस डेट पर जो समन में लिखी हुई है अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज ऑफेंस अंडर 138 ऑफ NIA बेलेबल और नॉन बेलेबल, अर्थात क्या NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आने वाला अपराध जमानती होता है या गैर जमानती। Here let me tell you friends, offense under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881 IDEST check bounce is a bailable offense और बेल इसमें आपका राइट है। इसलिए जब आप समन में बताए गए डेट पर अपीयर होते हैं तो कोर्ट आपसे कहता है कि आप अपनी जमानत ले लो। लेकिन दोस्तों, जब कोर्ट आपसे यह कहता है तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट में आपको एक जमानती देना होगा जो ये श्योरिटी देता है कि वह इस केस की तारीख पर अपीयर होगा अगर आप किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाते हैं। इसी दौरान दोस्तों आपको एक बेल बॉन्ड भी फर्निश करना होता है और यह प्रक्रिया जमानती के साथ कंप्लीट की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आप बताई गई तारीख पर बिना जमानती के आते हो। चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लो आप उस डेट पर बिना किसी जमानती के उपस्थित हो जाते हो तो कोर्ट आपके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करता क्योंकि यह एक बेलेबल ऑफेंस होता है। कोर्ट सिर्फ आपसे इतना कहता है कि आप एक पर्सनल बॉन्ड दे दो। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट पर्सनल बॉन्ड द कोर्ट आस्क फॉर फ्रॉम यू, अर्थात अदालत आपसे कौन सा निजी मुचलका मांगती है। या फिर क्वेश्चन आया कि व्हाई इज दिस पर्सनल बॉन्ड डिमांडेड बाय द कोर्ट, अर्थात कोर्ट द्वारा इस निजी मुचलके की मांग क्यों की जाती है। आइए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कोर्ट जब पर्सनल बॉन्ड की बात करता है तो इसका मतलब होता है कि एक पर्सनल बॉन्ड में आपको अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस और आपके सिग्नेचर देने होते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट ये पर्सनल बॉन्ड आपको सिर्फ अपनी तरफ से ही कोर्ट को देना होता है। जब आप ये पर्सनल बॉन्ड दे देते हो तो कोर्ट आपसे कहता है कि यह पर्सनल बॉन्ड सिर्फ अगली डेट या तारीख तक ही वैलिड है। दोस्तों, अब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्सनल बॉन्ड कोर्ट ने आपसे तभी मांगा था जब आपके पास कोई श्योरिटी अर्थात जमानती मौजूद नहीं था। इसलिए नेक्स्ट डेट पर जब आपका ये पर्सनल बॉन्ड भी एक्सपायर हो जाएगा तो आपको अगली तारीख पर एक जमानती के साथ आना ही पड़ेगा। और जब आप श्योरिटी के साथ उस डेट पर यानी कि अगली डेट पर अपीयर हो जाएंगे तो आपको अपनी जमानत करानी है और जमानत कराने के बाद ही आपके केस की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी या आगे चलेगी। नाउ द क्वेश्चन स्ट्राइक्स, व्हाट टू चेक व्हेन अ समन इज रिसीव्ड बाय यू, अर्थात जब आपको कोई समन मिले तो क्या जांचें। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको सेक्शन 138 का समन मिले तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना है कि जो समन आपको मिला है वो एक पेज का है या उसके साथ बाकी सभी एनेक्सर्स की कॉपी भी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेंट की कॉपी, एविडेंस की कॉपी जिसे प्री समनिंग एविडेंस भी बोलते हैं, बैंक डिसऑनर स्लिप या फिर लीगल नोटिस की कॉपी, ये सभी आपको जांचना है कि जो भी समन की कॉपी आपको मिली है क्या उसके साथ ये सभी
डॉक्यूमेंट्स या ये सभी एनेक्सर्स आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। मान लो आपको सिर्फ समन की सिंगल कॉपी मिली है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा हुआ है, कोई भी एनेक्सर्स नहीं लगा हुआ है, तो आपको वो जो तारीख आपको उस समन में बताई गई है उस तारीख पर कोर्ट में अपीयर होना है। कोर्ट से आपको यह दरख्वास्त करनी है कि जज साहब मुझे जो है सिर्फ समन की कॉपी सप्लाई की गई है, मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स जो इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड है, मुझे वो नहीं मिले हैं, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे वो सभी कॉपी सप्लाई कराई जाएं ताकि मैं अपने केस को अच्छी तरीके से जान सकूं। नाउ हियर कम्स अनदर कैच, व्हाट इफ यू रिसीव द समन विद ऑल दी एनेक्सर्स, अर्थात यदि आपको सभी एनेक्सर्स के साथ समन कॉपी प्राप्त होती है तो क्या होगा। वेल अगर आपको समन के साथ सभी एनेक्सर्स की कॉपी भेजी गई है या आपको प्राप्त हुई है तो जिस डेट पर आपको उपस्थित होने के लिए समन किया गया है उसी डेट पर आपके खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है या कर दी जाएगी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात इसमें फ्रेमिंग ऑफ नोटिस होता है ना कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फ्रेमिंग ऑफ नोटिस, व्हाई नॉट द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अर्थात कि व्हाई फ्रेमिंग ऑफ नोटिस इंस्टेड ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कि नोटिस का निर्धारण क्यों, चार्ज का निर्धारण क्यों नहीं। दोस्तों चूंकि यह एक समन केस होता है और इसके अंतर्गत 2 साल की सजा तक का प्रावधान है, इसलिए इस प्रकार के केस में नोटिस फ्रेम किया जाता है ना कि चार्ज फ्रेम किया जाता है। मान लो अगर कोई वारंट केस होता है तो उस केस में आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाएगा या चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको समन की कॉपी विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर्स के साथ रिसीव होती है तो उसी डेट पर, जो डेट आपको समन में बताई गई है उसी डेट पर आपके खिलाफ जो है नोटिस फ्रेम कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स बिना कंप्लेंट कॉपीज लिए कोर्ट में अपना कोई भी डिफेंस ना दें। कोर्ट से सिर्फ यह दरख्वास्त करें कि क्योंकि मुझे सिर्फ समन की कॉपी मिली थी, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ लगाए जाने हैं या लगाए जाने थे उनको मैंने अभी तक ना तो देखा है और ना ही पढ़ा है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और आखिर कंप्लेंट की क्या कहानी है और किस बेस पर मेरे खिलाफ यह केस डाला गया है, मुझे इसकी तनिक भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा कंप्लेनेंट ने मेरे बाबत और चेक से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स को अपनी कंप्लेंट तथा एफिडेविट में दिया है, यह सब देखने के बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा, इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुझे अगली तारीख दी जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि कोर्ट आपको किस प्रकार पूरा मौका देती है। जिन कॉपीज़ की आपने डिमांड की है वह सभी कॉपी आपको मुहैया कराई जाएंगी। कोर्ट दूसरी पार्टी को बोलेगा या बोलेगी कि आप वकील साहब को कंप्लेंट तथा सभी एनेक्सर्स की कॉपी प्रदान करें। इसके साथ साथ कोर्ट इस बात को अपने ऑर्डर में भी लिखेगी कि द कंप्लीट सेट ऑफ पिटिशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल कंप्लेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नीड टू बी सप्लाई टू द अदर पार्टी। और जब अगली डेट पर आप अपीयर होते हो तो उसी टाइम पर नोटिस फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोटिस फ्रेमिंग के वक्त बहस होती है, आप अपने डिफेंस को रख सकते हैं, आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जो केस आपके खिलाफ डाला गया है किन किन कारणों से गलत है, कौन कौन से फैक्ट्स पर गलत है, अर्थात आपको या आपके वकील साहब को वो सभी सॉलिड फैक्ट्स बताने हैं जो आपके लिए एक सॉलिड डिफेंस का काम करें। तो दोस्तों ये वो सभी समस्याएं हैं जो आपको समन में बताई गई उस तारीख पर कोर्ट में फेस करनी पड़ेगी या पड़ती है।
सो गाइस, जैसे ही आपको सेक्शन 138 एनआईए के अंतर्गत इस तरह कोई भी समन मिले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस गोना बी यूजफुल फॉर यू। इफ यस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल and also hit the bell icon to get the latest updates of all my upcoming videos. Goodbye, ciao, sayonara and sabak khair.